प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की कुछ चीजें समझी थी, जैसे कि सर्वाइकल डायलेटेशन क्या होता है, एफेसमेंट क्या होता है। फिर हमने समझा था कि सीपीडी क्या होता है, पेल्विक इनलेट क्या होता है, वो सब चीजें। अब हम आगे के पार्ट कंटिन्यू करेंगे रिलेटेड टू लेबर। नाउ पार्टोग्राम। पार्टोग्राम क्या होता है? जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो इमेज में कि पार्टोग्राफ एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें से हम लेबर को मॉनिटर कर सकते हैं, राइट? मतलब इट इज अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेजेस ऑफ लेबर इंक्लूडिंग सर्वाइकल डायलेटेशन, डिसेंट ऑफ हेड एंड रोटेशन ऑफ हेड। अब आप जैसे देख सकते हो तो लेफ्ट साइड पे आप देखोगे, प्लॉट कर सकते हैं सर्विक्स का डायलेटेशन जो सेंटीमीटर में होता है, डिसेंट ऑफ हेड जो स्टेशन के हिसाब से होता है, स्टेशन 0 से प्लॉट होता है, स्टेशन 0 +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे, और उसी के साथ समझता है हमें रोटेशन ऑफ हेड। तो ये चीजें पार्टोग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एंड इट इज बेसिकली, उसका पर्पस क्या होता है? टू मॉनिटर द लेबर। मेन पर्पस इज ऑफ पार्टोग्राफ इज टू अवॉइड प्रोलॉन्ग लेबर एंड इंटरवेंट टाइम। इस ग्राफ से हमें क्या समझता है, जैसे हम जो भी रीडिंग होते हैं पेशेंट के वो इस ग्राफ पे मार्क करते हैं, और इससे हमें क्या समझता है, अगर लेबर का जो आज है और जो सर्वाइकल डायलेटेशन है डिसेंट है, अगर वो करेक्ट पेस से या करेक्ट टाइमिंग पे चल रहा है या नहीं, या कोई दिक्कत का साइन है या नहीं, प्रोलॉन्ग हो रहा है लेबर मतलब खींचा जा रहा है बहुत, या कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत है या नहीं, ये सब चीजें हम पार्टोग्राफ से समझ सकते हैं। उसी के साथ पार्टोग्राफ और एक इम्पोर्टेंट चीज के लिए यूज होता है, जब भी ड्यूटी चेंज होती है लेबर रूम में, तो दिस इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेटिव शीट विच कैन बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एम्प्लॉय सो दैट वो मॉनिटर जो अभी तक के स्टेजेस ऑफ लेबर है वो मॉनिटर कर सके। अब हम ये ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। Latent phase of labor is up to 3 centimeter dilatation and should not be more than 8 hours. Latent phase क्या होता है? जो लेबर का फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, उसमें लैटेंट और एक्टिव ऐसे दो फेज है। जैसे हमने समझा था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब तक होता है? अप टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ओके, सो लेबर पेन स्टार्ट होने से फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स को बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और इस फर्स्ट स्टेज में भी दो फेज होते हैं, लैटेंट फेज और एक्टिव फेज। तो जो लैटेंट फेज होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलेटेशन हो तब तक वो होता है लैटेंट फेज, और उसके बाद 3 to 10 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है एक्टिव फेज। अब ये डिफ्रेंसिएशन क्यों है? क्योंकि लैटेंट फेज थोड़ा स्लो होता है, लैटेंट मतलब स्लो, तो ये प्री लेबर टाइप होता है। इसका डायलेटेशन का जो स्पीड होता है वो बहुत स्लो होता है। इट कैन टेक अप टू 8 आवर्स, जैसे आप देख सकते हो आवर्स इज ऑन एक्स एक्सिस, तो आवर्स 8 आवर्स लग सकते हैं लैटेंट फेज के 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन होने तक। तो 0 to 3 centimeter dilatation of cervix is considered as latent phase. 4 to 10 centimeter dilatation is considered as active phase, right? उसके बाद एक्टिव फेज में जो होता है वो एक क्या बोलते हैं, रिदमिक ग्रोथ होता है। तो इसीलिए एक्टिव फेज को हम अलग से मार्क करते हैं और लैटेंट फेज को अलग से डिफरेंशिएट किया जाता है। In active phase of labor, which extends from 3 centimeter to complete cervical dilatation of labor, is expected to progress at the rate of at least 1 centimeter cervical dilatation per hour. मतलब ये जो एक ब्लॉक है वो 1 सेंटीमीटर 1 आवर का है। सो दिस एक्टिव फेज होता है, वो उसका डायलेटेशन 3 to 10 सेंटीमीटर का एटलीस्ट 1 आवर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से तो होना ही चाहिए। दिस इज द एटलीस्ट मिनिमम स्केल। इससे फास्ट हो सकता है तो लेबर लाइज इन दिस पार्ट। सो दिस इज अ नॉर्मल फेज ऑफ लेबर। लेकिन इन फ्यू केसेस जब ये बहुत स्लो होता है तो फिर कैसे होता है, ये ऐसे जा सकता है ग्राफ, या ऐसे जा सकता है ग्राफ, या टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है। When your plotting crosses this alert line, this means there is some prolongation, मतलब एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है लेबर, तो हम सोच सकते हैं कि कोई दिक्कत है क्या, या कोई इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं। और एक्शन लाइन मतलब जो 4 आर right to alert line है, that is the action line and that indicates that the labor is prolonged या protracted. Okay.
तो डिसेंट ऑफ हेड जो होता है may not take place until the cervix has reached up to 7 centimeter dilatation. 7 सेंटीमीटर डायलेट जब तक सर्विक्स नहीं होता तब तक डिसेंट नहीं होता है. क्यों नहीं होगा? अब ऑब्वियस, अगर सर्वाइकल डायलेट ही नहीं हुआ है तो फिर डिसेंट कहाँ से होगा? इसलिए so descent may not take place up till the cervical dilatation has reached up to 7 centimeter. इन पार्टोग्राम सर्वाइकल डायलेटेशन, डिसेंट ऑफ हेड, ये सब कहाँ पे प्लॉट करते हैं? वाई एक्सिस पे. और जो टाइम होता है, जो आर होता है, वो कहाँ पे प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस पे. मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ. पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो स्टेजेस ऑफ लेबर को रिकॉर्ड करवाने के लिए हेल्प होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसके होते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, डिसेंट ऑफ हेड होता है और रोटेशन ऑफ हेड होता है. इसका मेन पर्पस क्या है कि भाई जल्दी से समझ जाए कि लेबर प्रोलॉन्ग हो रहा है या नहीं, और जल्दी से अगर डायग्नोसिस हो सके प्रोलॉन्ग लेबर का तो उसका इंटरवेंशन टाइमली कर पाएंगे. लैटेंट फेज होता है 3 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, और फिर होता है एक्टिव फेज. और उसका मिनिमम रेंज क्या है? एटलीस्ट एक्टिव फेज में 1 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होना चाहिए 1 आवर में. फिर डिसेंट ऑफ हेड तो लेटर ऑन स्टार्ट होता है 7 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद, क्योंकि एक बार सर्विक्स डायलेट होगा फिर ही तो हेड को जगह होगी डिसेंट होने के लिए. और इन पूरे ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उस पे आर या टाइम डिनोट हुआ है, और वाई एक्सिस पे सर्वाइकल डायलेटेशन सेंटीमीटर और डिसेंट ऑफ हेड ये प्लॉट करना होता है. कुछ डेफिनेशन देखते हैं जो पार्टोग्राफ से या तो फिर सर्वाइकल डायलेटेशन और डिसेंट पे डिपेंडेंट है. प्रोट्रैक्शन, अब हम पहले मीनिंग देखते हैं. प्रोट्रैक्शन मतलब स्लो. जितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ लेबर प्रोग्रेस है उससे अगर लेबर स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब जैसे हमने डिस्कस किया 1 सेंटीमीटर एटलीस्ट डायलेट होना चाहिए 1 घंटे में, अगर उससे भी स्लो हो रहा है तो उसे बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड लेबर. तो प्रोट्रैक्टेड इज डिफाइंड as slow rate of cervical dilatation और descent of head which for nulliparous. अब ये स्लो मतलब कितना स्लो? तो अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो 1.2 सेंटीमीटर से भी स्लो हो रहा है तो वो प्रोट्रैक्टेड होता है, और अगर 1 सेंटीमीटर डिसेंट से कम हो तो वो प्रोट्रैक्टेड होता है. और मल्टीपैरा में क्या होता है? ये जो डेफिनेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि मल्टीपैरा में जैसे हमने स्टेजेस ऑफ लेबर का टाइम देखा था कि लेबर का टाइम कम लगता है मल्टी में, उसमें प्रोट्रैक्टेड कब बोला जाएगा? अगर सर्वाइकल डायलेटेशन 1 घंटे में 1.5 सेंटीमीटर से भी कम हुआ हो या डिसेंट 2 आवर्स से भी कम हुआ हो तो उसे बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड लेबर. उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है अरेस्ट ऑफ लेबर. अब जैसे हमने समझा प्रोट्रैक्टेड का मीनिंग होता है स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर, और अरेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट सिजेशन और डायलेटेशन ऑफ डिसेंट. ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज है, डायलेट होना सर्विक्स का और हेड का डिसेंट होना, अगर ये दोनों ही अरेस्ट हो जाते हैं मतलब कंप्लीट स्टॉप हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं अरेस्ट ऑफ लेबर. अभी उसको डिफाइन कैसे करेंगे? अगर 2 आवर्स में कुछ भी सर्वाइकल चेंज नहीं हुआ, आपने पीवी किया है, सर्वाइकल डायलेटेशन 6 सेंटीमीटर है और 2 घंटे बाद भी उतना ही है, तो इट इज कॉल्ड एज अरेस्ट ऑफ डायलेटेशन. और अरेस्ट ऑफ डिसेंट मतलब आपने पीवी किया है, आपका कोई स्टेशन अगर हेड स्टेशन -1 है और 1 आवर के बाद भी अगर -1 ही है तो इट इज कॉल्ड एज अरेस्ट ऑफ डिसेंट. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन. तो ये जो सिफेलिक होता है मतलब बेबी हेड से आना, ये कॉमन होता है. जैसे बोलते हैं पैर से बेबी आना, ये एक नॉन कॉमन प्रेजेंटेशन है. मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स होता है. जैसे हमने प्रीवियस इसमें देखा जो स्कल होता है उसका जो ये पार्ट होता है उसे वर्टेक्स बोलते हैं. ये जो पार्ट होता है उसे ब्रो, और ये बोलते हैं फेस. तो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है. उसके बाद नॉर्मल लेबर में हेड कैसे एंटर करता है पेल्विस में? तो सबसे ज्यादा जैसे हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसवर्स डायमीटर ये सबसे बड़ा डायमीटर होता है. हम रिवाइज करते हैं. इनलेट में एपी होता है 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक होता है 12 और ट्रांसवर्स होता है 13. तो सबसे बड़ा डायमीटर होता है ट्रांसवर्स. एंड सो इन नॉर्मल लेबर ये जो हेड होता है इट एंटर्स द पेल्विस थ्रू ट्रांसवर्स डायमीटर. और सबसे कॉमन पोजीशन होता है LOA, दैट इज लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर. अब ये चीजें समझने के बाद हम एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ लेबर देखते हैं.
अब आप समझो कि पहले हमने देखा कि व्हाट इज द इवेंट्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, मतलब क्या, कि क्या क्या चीजें बदलती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो हम रिवाइज करेंगे, तब हमने देखा था सर्वाइकल डायलेटेशन इफेसमेंट होता है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनता है। अब हम समझेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म मतलब बेबी का जो फीटल हेड है उस पे क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेबर। So, mechanism of labor is defined as a manner in which the fetus adjusts itself to pass through the parturial canal with minimum difficulty. हमेशा याद रखना है कि कोई भी रास्ता हम जब भी सिलेक्ट करें वो सबसे कम डिफिकल्टी का होना चाहिए. So we adjust ourselves, fetus adjust itself to pass through the birth canal with minimum difficulty, right? So there are actually 8 cardinal movements of head in normal labor. एंड ये सब जो मूवमेंट्स होते हैं उसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर. तो फिर हम एक एक देखेंगे. एंगेजमेंट. एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, फीटस का हेड जब पेल्विक इनलेट में एंटर कर देता है तब उसे बोलते हैं एंगेजमेंट. फिर होता है डिसेंट. अब ये बात हमें समझना इम्पोर्टेंट है कि डिसेंट एक स्टेप नहीं है, इट इज ओवरऑल थ्रू आउट. जब तक बेबी डिलीवर नहीं होगा वो धीरे 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 डिसेंट होता रहता है. सो डिसेंट इज नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इज ग्रेजुअली, वो हर स्टेप में डिसेंट थोड़ा थोड़ा होगा. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज फ्लेक्शन. फ्लेक्शन मतलब इसी को बोलते हैं चेस्ट चिन पोजीशन. मतलब हेड एकदम ही नीचे, मतलब चेस्ट और चिन एक दूसरे को टच करे उतना अगर चेस्ट चिन पोजीशन में बेबी आता है तो उसे बोलते हैं फ्लेक्शन. तो ये ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ लेबर. देखो आप ये बात समझिए, जब फ्लेक्शन करेगा बेबी तभी तो उसका जो हेड है वो फिट होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्लेक्शन जो बेबी का फिटल स्कल है उसका सबसे मिनिमम डायमीटर एडजस्ट कर पाएगा पेल्विक इनलेट में. उसके बाद इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है इंटरनल रोटेशन. फिर होता है क्राउनिंग. क्राउनिंग मतलब बेबी का हेड जो हमें पेल्विस पे दिखता है. उसके बाद होता है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है कि बेबी जब डिलीवर करेगा तब उसका मान वो ऊपर करेगा, उसकी जो गर्दन होती है, नेक पार्ट होता है, दैट इज एक्सटेंडेड. सो बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू एक्सटेंशन. दो द पोजिशन ऑफ बेबी इन द वूम इज फ्लेक्शन, बट जब वो डिलीवर होगा तो पहले हेड बाहर निकालेगा, दैट इज एक्सटेंशन. उसके बाद होता है रेस्टिट्यूशन. व्हाट यू मीन बाय रेस्टिट्यूशन इज जो इंटरनल रोटेशन हुआ था तो उसकी वजह से नेक थोड़ी सी ट्विस्ट हुई होती है, तो एक पैसिवली अपने आप से बेबी अपनी जो नेक होती है वो टर्न करता है, उसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रोटेशन. द नेक्स्ट पार्ट इज डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर. उसके बाद होता है डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर. ठीक है, तो ये हम और डिटेल में वन बाय वन देखेंगे. इसको रिमेम्बर रखने का एक आइडिया है that you can remember this phase that every decent female I choose to employ rises extremely. Okay, मतलब engagement, descent, flexion female, internal rotation, crowning, E for extension, rises, restitution, extremely, external rotation. Okay, every decent female I choose to employ rises extremely. अब हम इस वीडियो में हर एक मूवमेंट के बारे में कुछ की पॉइंट्स याद रखेंगे. Engagement. Engagement is said to occur when the greatest diameter of the presenting part has passed through pelvic inlet. जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा था pelvic inlet होता है, उसमें अगर बेबी का ग्रेटेस्ट डायमीटर प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब ये जो डायमीटर होता है स्कल का, वो अगर कंप्लीटली पास हो चुका है पेल्विक इनलेट से, राइट, ये कंप्लीटली पास्ड है. और ग्रेटेस्ट डायमीटर कौन सा है, तो बायपैराइटल डायमीटर है. तो इन ऑल सेफेलिक प्रेजेंटेशन ग्रेटेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर इज ऑलवेज बायपैराइटल. ये जो बायपैराइटल डायमीटर है अगर ये पेल्विक इनलेट को क्रॉस कर जाए तो बेबी एंगेज हो जाता है. दैट इज एंगेजमेंट इज नथिंग बट प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विक इनलेट में आ जाना, घुस जाना, एंगेज होना. उसके बाद बेबी का हेड मूव नहीं होता है, बेबी मूवमेंट्स कम हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि वो एंगेज हो चुका है. एंगेजमेंट, अब एंगेजमेंट के भी टाइप्स होते हैं. आप जैसे इमेज में देख सकते हो, पहले हम इमेज समझ लेते हैं. जैसे बेबी एंगेज होता है तो ये जो सजाइटल फ्यूचर है,
when the sagittal suture of the head of fetus lies in transverse diameter of pelvic inlet. ये जो pelvic का inlet है उसका जो transverse diameter है, अगर ये sagittal suture और transverse diameter single plane में है, राइट, तो उसे बोलते हैं synclitic engagement, मतलब सीधा सीधा से engage हो चुका है. But this is a very rare condition. Why? Because ये जब वो enter करता है तभी either उसकी जो नेक होती है वो एंटीरियरली या तो पोस्टीरियरली थोड़ी सी टर्न होती है, राइट. तो फिर उसे ये जो टर्निंग होता है उसे बोलते हैं असिंक्रेटिज्म. हम कैसे याद रखेंगे? सिंक्रेटिज्म, सैजिटल सूचर. एंगेजमेंट के जो टाइप्स होते हैं सिंक्रेटिक, असिंक्रेटिक, ये किसके ऊपर से है? सैजिटल सूचर की पोजीशन के ऊपर से. तो सिंक्रेटिज्म में सैजिटल सूचर ट्रांसवर्स प्लेन में है और एंटीरियर और पोस्टीरियर. असिंक्रेटिज्म में वो सेम प्लेन में नहीं है, राइट. अब कौन से प्लेन में है तो हम कैसे याद रखना है? एंटीरियर असिंक्रेटिज्म. जैसे आप देख सकते हो ए डायग्राम में जो सैजिटल सूचर है वो सैक्रल प्रोमोन्टरी के वहां पे डिफ्लेक्ट हुआ है और इसलिए उस कारण से जो एंटीरियर पैराइटल बोन है वो आगे आ चुका है. तो ये जो एंटीरियर पैराइटल बोन आगे आता है इसलिए प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? एंटीरियर पैराइटल बोन. इसे बोलते हैं एंटीरियर असिंक्रेटिज्म. Whereas when this sagittal suture वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के वहां पे टर्न होता है, मतलब जब बेबी का मान या प्यूबिक सिम्फाइसिस के वहां टर्न होता है तभी पोस्टीरियर जो पैराइटल बोन है वो पहले प्रेजेंट होता है, तो इसे बोलते हैं पोस्टीरियर असिंक्रेटिज्म. ओके. अब ये तो कभी कौन से कंडीशन में आते हैं आप ये समझिए. जब मल्टी पैरा होती है, मतलब एक बार उसकी पहले डिलीवरी हो चुकी है, उस कंडीशन में क्या होता है? ये जो एब्डोमिनल मसल्स है वो एक बार लेबर में जा चुका है, इसलिए उसका जो मस्कुलर मसल का पावर होता है वो कम होता है. उस कारण से ये जो एब्डोमिन है वो फ्लैबी होता है और बेबी बाहर पुश होने के कारण से वो more it is deflected more towards the sacral promontory. इसलिए anterior parietal is more common in multipara. Whereas जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उसका जो एब्डोमिनल मसल्स है वो इतने लूज नहीं होते, इट इज नॉट फ्लैबी. उस कारण से बेबी का जो हेड है वो ट्विस्ट होता है टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड पोस्टीरियर पैराइटल इज मोर कॉमन इन प्राइमरी. ओके. अभी ये कंसेप्चुअल याद रह चुका है तो फिर हम थोड़े से इसके ट्रिक्स रखते हैं याद रखने के लिए. जो एंगेजमेंट होता है उसका मीनिंग क्या होता है कि बेबी का जो हेड है वो पेल्विक इनलेट में एंटर हो चुका है. अब वो एंटर हुआ है तो कैसे एंटर हुआ है उसके ऊपर से उसके टाइप्स है. जब सैजिटल सूचर ट्रांसवर्स लाइन में होता है तो उसको सिंक्रेटिक बोलते हैं. वेरस अगर वो टर्न हुआ है, अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ टर्न है तो पोस्टीरियर पार्ट आगे आता है. अगर वो टूवर्ड सैक्रल प्रोमोन्टरी टर्न हुआ है तो एंटीरियर पार्ट आगे आता है. अगर वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के वहां टर्न हुआ है तो पोस्टीरियर पार्ट आगे आता है. तो प्यूबिक सिम्फाइसिस, पोस्टीरियर पैराइटल एंड प्राइमरी, ये तीनों पी से याद रखना है कि इट इज टर्न टूवर्ड्स प्यूबिक सिम्फाइसिस, इट इज अ पोस्टीरियर पैराइटल, पोस्टीरियर असिंक्रेटिज्म एंड इट इज सीन इन प्राइमरी. वेरस अगर वो सैक्रल प्रोमोन्टरी के वहां टर्न होता है एंटीरियर पैराइटल है और इट इज कॉमन इन मल्टी. ओके, आई गेस आई एम क्लियर. अब सबसे इम्पोर्टेंट दो और टर्मिनोलॉजी है कि एंटीरियर को ही नीगल्स ऑब्लिगेटे बोलते हैं और पोस्टीरियर असिंक्रेटिज्म को ही लिट्समैन ऑब्लिगेटे बोलते हैं. ओके. अब हम समझेंगे कि प्राइमरी ग्रेविडा में एंगेजमेंट अकर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर. जैसे हम समझे थे कि कुछ वीक्स पहले, 2 या 3 वीक पहले ही ये जो हेड होता है वो पेल्विक इनलेट में एंटर हो जाता है, जब भी लाइटनिंग भी ऑब्जर्व होती है. तो प्राइमरी में होता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर और मल्टी में ये एंगेजमेंट होता है वो लेटर स्टेज में होता है, मोस्टली आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मल्टी में एंगेजमेंट होता है. तो मल्टी में आप समझ सकते हो बहुत टाइम तक या टिल लेबर स्टार्ट हो तब तक भी हेड फ्लोटिंग रह सकता है, वेरस प्राइमरी में वो एंगेज जल्दी होता है. इन प्राइमरी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एंड टर्म इज डिफ्लेक्स. अब हम ये समझते हैं कि एंगेजमेंट होना मतलब वो पेल्विक इनलेट में एंटर होना, बट अगर प्राइमरी में
लेबर तक भी अगर एंगेज ना हो तो उसकी क्या वजह हो सकती है, तो हम लोग ये 4 डायग्राम से उसकी वजह समझेंगे। पहले तो अगर ये हेड फ्लेक्स्ड है तो फिर वो एंटर इजीली कर लेगा, बट डिफ्लेक्स्ड है या पार्शियली डिफ्लेक्स्ड है, कंप्लीट डिफ्लेक्स्ड है, अगर ऐसी कोई पोजीशन है दैट इज डिफ्लेक्स्ड हेड, फ्लेक्शन नहीं है, चिन टू चेस्ट पोजीशन नहीं है, तो फिर वो एंगेजमेंट में दिक्कत हो सकता है। और बाकी एंगेजमेंट में दिक्कत कब होती है कि नॉन एंगेज क्यों रहता है, जब भी ऑसिबिटो पोस्टीरियर पोजीशन होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पेल्विस का एंटीरियर पोस्टीरियर एलओपी आरओपी आरओए एलओए पोजीशन होता है। एलओए दैट इज लेफ्ट ऑसिबिटो एंटीरियर इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन, वेरएज अगर बेबी का ऑसिपोट ये पोस्टीरियरली प्लेस्ड हो, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में भी हेड को एंगेज होने में टाइम लगता है। थर्ड सिचुएशन है सीपीडी। ट्रू सीपीडी हो, अगर बेबी का हेड ही बड़ा है तो वो पेल्विक इनलेट में एंटर ही नहीं हो पाएगा, या फिर अगर बेबी का प्रेजेंटेशन ही माल पोजिशन हो, फेस है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है, कंपाउंड है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, तो भी वो एंगेज नहीं होगा, मतलब हेड पेल्विक इनलेट में फिट नहीं बैठेगा। एंड एंगेजमेंट ऑफ हेड रूल्स और सीपीडी एट लेवल ऑफ पेल्विक इनलेट। और इसी का वाइस वर्सा मीनिंग क्या होता है, अगर बेबी का हेड एंटर हो चुका है मतलब सीपीडी नहीं है, मतलब सिफेलो और पेल्विक प्रोपोर्शन में है, उसका डिस्प्रोपोर्शन होता तो एंटर ही नहीं हो पाता। ओके, सो नाउ लेट्स सी इट अगेन। प्राइमरी में एंगेजमेंट occurs before the onset of labor, multi में एंगेजमेंट में occur in late first stage with the rupture of membranes। प्राइमरी में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नाउन एंगेजमेंट एट टर्म इज डिफ्लेक्स्ड हेड, अगर हेड डिफ्लेक्स ना हो, अच्छे से चिन चेस्ट पोजीशन नहीं हो, तो फिर उस कारण से भी एंगेजमेंट नहीं होता है बेबी का। एंड अदर कॉजेज आर, अगर कोई भी पोस्टीरियर पोजीशन में अगर बेबी का हेड है पेल्विक के पोस्टीरियरली, तो भी उसका एंगेजमेंट नहीं होता है। सीपीडी हो या माल पोजीशन हो तो भी एंगेजमेंट नहीं होता है। अब हम कुछ और चीजें देखते हैं आफ्टर एंगेजमेंट, जैसे कि हमने मैकेनिज्म ऑफ लेबर में देखा कि डिसेंट और फ्लेक्शन। डिसेंट हमने समझा कि डिसेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो हर एक मूवमेंट में साथ होती है। फ्लेक्शन हमने समझा कि बेबी का अगर फ्लेक्स्ड होगा तो ही अच्छे से एंगेजमेंट होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटर्नल रोटेशन और अदर थिंग। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि इन अ वर्टेक्स डिलीवरी बेबी हेड इज डिलीवर्ड बाय एक्सटेंशन। जैसे आप देख रहे हो बेबी भले ही फ्लेक्स्ड पोजीशन में हो इन द वूम, बट जब उसका डिलीवर होता है हेड तो वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है। और ये ही ब्रीच पोजीशन में वाइस वर्सा होता है, मतलब वर्टेक्स में बेबी इज डिलीवर्ड बाय एक्सटेंशन और ब्रीच में बेबी इज डिलीवर्ड बाय फ्लेक्शन। अब क्राउनिंग क्या होता है, क्राउनिंग मतलब आप जैसे देखते हो कि बेबी का जो वाइडेस्ट पार्ट है हेड का, वो अगर पेल्विक आउटलेट को क्रॉस करते या फिर वो अगर वल्वल आउटलेट पे अगर हेड दिखे तो वो होता है क्राउनिंग। समझा? तो एंगेजमेंट व्हेन बेबीज हेड क्रॉसेस पेल्विक इनलेट, और जब बेबी का हेड पेल्विक आउटलेट क्रॉस करता है तो हमें जो दिखता है बेबी का जो पार्ट, बोनी पार्ट जो वल्वल आउटलेट पे दिखता है उसे बोलते हैं क्राउनिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इज क्राउनिंग जो होता है, एक बार हेड आगे आने के बाद, क्राउनिंग होने के बाद इट डजंट गो बैक इवन इफ कॉन्ट्रेक्शन इज ओवर। मतलब अगर पेन कम हो गया है, कॉन्ट्रेक्शन खत्म हो चुकी है, 40-45 सेकेंड्स का कॉन्ट्रेक्शन आया, वुमेन ने पुश किया और क्राउनिंग हो चुका है, तो एक बार क्राउनिंग होने के बाद बेबी वापस यूजुअली नहीं रिट्रोवर्ट होता है। और बेस्ट टाइम टू गिव एपिजियोटॉमी इज ऑफन आफ्टर क्राउनिंग हैज अकर्ड। और एपिजियोटॉमी है मतलब क्या, वल्वा में एक जो इंसिजन दिया जाता है फॉर ईज ऑफ लेबर, ये कब करते हैं, जब क्राउनिंग होने के बाद। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, क्योंकि अगर क्राउनिंग के पहले अगर इंसिजन ले लिया तो ब्लीडिंग ज्यादा होता है, क्राउनिंग के बहुत बाद में इंसिजन लिया तो फिर उसका मतलब ही नहीं होता क्योंकि टेयर ऑलरेडी हो जाता है। सो ये जो टाइमिंग है क्राउनिंग का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट for episiotomy. The another important movement is restitution. अब जैसे हमने पहले इसमें देखा कि एक्सटेंशन से बेबी बाहर तो आता है, लेकिन बाहर आने के बाद एक पैसिव मूवमेंट होता है हेड का। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो फीटल स्कल है वो एक
लेफ्ट साइड या राइट साइड में मूव होता है, ट्विस्ट होता है और फिर वो डिलीवर होता है। ठीक है, तो अभी ये मूवमेंट क्यों होता है? इट इज अ विजिबल पैसिव मूवमेंट ऑफ हेड। क्यों होता है? टू अनट्विस्ट द नेक। जैसे आप ये पोजीशन में देख सकते हो, नेक थोड़ी सी ट्विस्टेड है टू कम आउट, और वो बाहर आने के बाद ये जो ट्विस्ट होता है नेक का, वो इतनी देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो जो ट्विस्ट है उसको अनट्विस्ट करने के लिए रेस्टिट्यूशन होता है। ओके, सो डायरेक्शन कौन सी होगी? इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू इंटरनल रोटेशन। अब हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के क्लिनिकल कोर्स को फटाफट समराइज करते हैं। फर्स्ट सिम्टम टू अपीयर इज इंटरमिटेंट पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। पहले तो लेडी को कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, बीच बीच में आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन, पहले कम आएगा, फिर ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद जो पहला दूसरा साइन दिखता है होता है शो। जैसे हमने समझा था, शो मतलब एक्सपल्शन ऑफ ब्लड स्टेन म्यूकस पर वजाइना। उसके बाद जो होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस थे वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। पहले वो 10 मिनट्स 15 मिनट्स में एक बार आते थे, उसके बाद वो 10 मिनट्स में 2 बार 3 बार आते हैं। पहले उसका ड्यूरेशन 20-30 सेकेंड्स था, अब उसका ड्यूरेशन अबाउ 30 सेकेंड्स होता है। और धीरे धीरे एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन फॉर डिलीवरी जो हमने समझा था कि कॉन्ट्रैक्शन कम्स एट इंटरवल ऑफ 3 to 5 मिनट्स, और एक कॉन्ट्रैक्शन 45 सेकेंड्स तक कंटिन्यूस रहना चाहिए। ओके, और ये जो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन व्हाट आर द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस? सर्वाइकल डायलेटेशन। और सर्वाइकल डायलेटेशन पर वजाइनली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फिंगर्स में करते हैं कि 1 फिंगर डायलेट है, 2 फिंगर डायलेट है, 3 फिंगर डायलेट है। इस तरीके से सर्वाइकल डायलेटेशन को मेजर करते हैं, और या तो फिर उसको सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। और 1 फिंगर डायलेटेशन मतलब 1.6 सेंटीमीटर, इट इज अप्रोक्सीमेटली। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो है शीहैन सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोम कब दिखता है? तो इट इज आफ्टर डिलीवरी। तो शीहैन सिंड्रोम का फेज होता है आफ्टर डिलीवरी, नॉट बिफोर डिलीवरी। ठीक है, और शीहैन सिंड्रोम को ही क्या बोलते हैं? पोस्ट पार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस। अब हम बेसिकली ये शीहैन सिंड्रोम का मीनिंग समझ लेते हैं। डिलीवरी के टाइम या आफ्टर डिलीवरी अगर पेशेंट में बहुत ब्लड लॉस होता है, दैट इज पेशेंट गोज इनटू पोस्टपार्टम हेमोरेज। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कम होता है, और उस वजह से इतना कम हो जाता है दैट इट एक्सटेंड्स अप टू नेक्रोसिस। और वो कंडीशन में जो सिंड्रोम्स आते हैं उसे बोलते हैं शीहैन सिंड्रोम। अब दिस इज ऑब्वियस कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्रोसिस हो रहा है तो हार्मोन्स अफेक्ट हो गए, हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो गए, इस वजह से ना ही पेशेंट में ब्रेस्ट मिल्क आएगा और ना ही मेंस्ट्रुएशन। सो फेलियर टू लैक्टेट एंड एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू प्रोलैक्टिन डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस। तो शीहैन सिंड्रोम इज अ फीचर ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म, क्योंकि पिट्यूटरी का एक्शन कम हो जाता है, एंड इट फीचर्स हाइपोथायरॉयडिज्म एंड और कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी आल्सो। ओके, जितना नेक्रोसिस है उसके ऊपर से शीहैन सिंड्रोम में कितने सिम्टम दिखेंगे वो डिपेंड होता है। सो शीहैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ब्लड लॉस, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्डबर्थ। ओके, सो द नेम इज डिफरेंट। ये सिंड्रोम बहुत बार पूछ सकते हैं। ये पोस्टपार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्रोसिस होता है, और ये क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट में ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाता है, उसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्रोसिस शुरू होता है। ओके, और इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, फेलियर टू लैक्टेट और एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन। अब लोकिया। Now, what is lochia? Lochia is a vaginal discharge for the first fortnight, that is 15 days during puerperium. अब हमने देखा था कि puerperium का डेफिनेशन क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो फेज होता है उसे बोलते हैं puerperium, राइट? तो जब लेडी डिलीवर करती है उसके 15 दिन तक वजाइना में से जो डिस्चार्ज होता है उस डिस्चार्ज को बोलते हैं लोकिया। अब वो जो डिस्चार्ज होता है, जो पहले 4 डेज होता है वो रेड होता है। क्यों रेड होगा? ऑब्वियसली ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट हो गए, ब्लड का क्वांटिटी इसमें ज्यादा होता है, सो इट इज कॉल्ड एज लोकिया रूब्रा। दिस इज फॉर 1 to 4 days पोस्ट डिलीवरी। उसके बाद ये जो रेड कलर होता है वो थोड़ा सा पेल हो जाता है, सो इट इज ऑफ कलर ऑफ येलो, पिंक और पेल ब्राउन। ओके, इट इज मोर ऑफ
वाटर कंटेंट इज मोर, ब्लड कंटेंट लेस होते हैं, क्लॉट्स भी कंपैरेटिवली लेस होते हैं। और उसके बाद जो 10 to 15 डेज या उसके बाद भी जो ब्लीडिंग होता है उसे बोलते हैं लोकिया एल्बा। ये एकदम ही वाटरी होता है, पेल वाइट कलर का होता है। सो विल रिवाइज दिस। लोकिया इज अ वजाइनल डिस्चार्ज जो पहले 15 डेज में पाया जाता है ड्यूरिंग पुरपेरियम। उसके 3 टाइप्स होते हैं, लोकिया रूब्रा, सेरोसा एंड एल्बा।